हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का। ठीक है, देखो अब हम इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व किए होंगे। पैटर्न्स किस तरह के, कहीं किसी भी चीज़ के, किसी नंबर के, देखो जैसे 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा, या कोई भी ले लो 12 14 16 13 17 21, कोई सा भी पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा। चाहे ये हो गया, चाहे आप ऐसा कर लो 2 4 8 12 2 4 8 16। देखो पैटर्न का मतलब एक ऐसा चीज़ होना चाहिए, इस नंबर के साथ कोई भी एक नंबर के साथ सेम चीज़ होती रहनी चाहिए। अगर इसके साथ यहाँ पे कुछ हुआ है तो सेम चीज़ इसके साथ यहाँ पे होना चाहिए। क्या मतलब, 1 से 2 बना है तो 1 से 2 बनने के लिए इसमें क्या हुआ, +1 हुआ, तो सेम +1 इसके अगले नंबर में भी होना चाहिए, तो उसको कहते हैं पैटर्न। इसी तरीके से इसमें देखो 12 + 2 14, 14 में फिर +2 किया तो 16, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25। सेम चीज़ होना चाहिए, एक पैटर्न दिखना चाहिए कि हाँ हमको दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है कि सब कुछ सेम होता हुआ। इसमें देखो, इसमें आप बोलोगे यहाँ पे प्लस किया 2, यहाँ पे प्लस हो गया 4, यहाँ पे प्लस हो गया 8, कैसे पॉसिबल है। देखो ये जो है ये भी एक पैटर्न है, अल्दो ये एपी का पार्ट नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको अभी पैटर्न समझा रहा हूँ। पैटर्न देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। कर तो हम सेम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, चाहे मैं 2 से डिवाइड करूँ, कोई भी सेम एप्लीकेशन, सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई सा भी मैथमेटिक ऑपरेशन लगाओगे, अब हर एक टर्म पे, हर एक नंबर पे, पहले वाले पे, और जो भी सेम आता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया 2 में +2 किया, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 10 8 + 2 10, ये आ गया आपका पैटर्न। अब इस पैटर्न के एक स्पेशल केस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। देखो स्पेशल केस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे इस पैटर्न के। कैसा स्पेशल केस, उस स्पेशल केस का नाम रख दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी। ठीक, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब, देखो एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए, जैसे मैं लिखूं 3 6 9 12, जरूरी नहीं टेबल ही, 3 6 9 12 और चलता जाए 15 तक, मान लो 12 और 15 लिख लिया मैंने आगे, बस। अब देखो ये एपी एक ऐसा केस बन गया पैटर्न का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ या तो कुछ प्लस कर रहे हो या कुछ माइनस कर रहे हो, एक कांस्टेंट टर्म। जैसे इन दोनों, इसमें मैंने क्या प्लस किया, इसमें मैंने प्लस किया 3, इसमें मैंने क्या प्लस किया 3, इसमें मैंने क्या प्लस किया 3, इसमें मैंने क्या प्लस किया 3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक ऐसा पार्ट, ऐसा प्रोग्रेशन बन जाता है, ऐसा सीक्वेंस बन जाता है जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर हम प्लस करते जाते हैं या माइनस कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम सिर्फ बढ़ते वाले को ही लिखते जाएं। अगर मैं लिखूँ 21 19 17 15 13, क्या इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, इसमें -2, इसमें -2। तो ये सब पार्ट एपी का आता है। ये कैसे पता चलता है, इन एक एपी में क्या क्या चीज़ होती है, पहले ये देखो एपी के अंदर जितने भी नंबर हमें दिखाई देते हैं उन नंबर्स को कहते हैं टर्म्स। क्या ये बात समझ में आ रही है कि टर्म्स किसे कहते हैं। जितने भी नंबर हमें दिख रहे होंगे एक एपी में, उनको हम टर्म्स कह देंगे। जैसे इस एपी में कितने टर्म्स हैं मुझे बताओ, 1 2 3 4 5, यानी इस एपी में 5 टर्म मुझे दिख रहे हैं। इस एपी में बताओ 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 टर्म है। ठीक है, तो एक एपी में जितने नंबर हमें दिख रहे होंगे, यानी जितने कॉमास दिख रहे होंगे उतने टर्म्स हो जाएंगे। जितने कॉमास के आसपास नंबर दिख रहे होंगे, 3 6 9 12 15, उतने टर्म समझ आ गया। अब देखो किसी एपी में जो पहला टर्म होता है, पहला टर्म नंबर 1 वाला टर्म, उस टर्म को हम ए मान लेते हैं। ये समझेंगे क्यों मानते हैं, लेकिन पहले टर्म को मैं ए मान लेता हूँ। ठीक,
पहला टर्म हमेशा ए होता है, यानी इस एपी में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब एक एपी के होने के लिए, सबसे समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। एक एपी के होने के लिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस, कोई भी दो नंबर उठा लो जो एक साथ एक के बाद एक आ रहे हो और उन दोनों को माइनस करके देखो, और इसी तरीके से एक और पेयर उठा के देखो, माइनस करके देखो, आपका आंसर रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, देखो इसमें से मैंने मान लिया ये दोनों नंबर ले लिए, कंसेक्यूटिव लेने हैं लगातार वाले, 6 में से मैंने माइनस किया 3, कितना आ रहा है 3। सेम इसी तरीके से मैंने ये दोनों ले लिया, तो ये दोनों भी लगातार है, 15 माइनस 12 कितना आ रहा है 3। क्या ये दोनों सेम है? तो वो नंबर जो एक कांस्टेंट नंबर होता है और जो ऐड या सब्सट्रैक्ट होता रहता है, वो नंबर इसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। समझो, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट किया जाता है डी से। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए क्या होता है, पहला टर्म, डी क्या होता है, डिफरेंस। टर्म्स आपको समझ आ गया। डिफरेंस, इस नंबर और इस नंबर, कोई भी दो एपी के अंदर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठाओ, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एक एपी के अंदर, देखो एक एपी के अंदर एक ही कॉमन डिफरेंस होगा। अगर कॉमन डिफरेंस, कॉमन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो वो आपका एपी नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एग्जाम्पल देखो, मैं लिखता हूँ 3, 5, 7, 11, 15, 19। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको किया इससे में से माइनस, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस किया, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, यहाँ पे आया 2, यानी प्लस का 2 बढ़ रहा है। सेम इसी तरीके से 7 माइनस 5 2, प्लस का 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। क्या ये एक एपी कह सकता हूँ मैं? नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो है यहाँ पे +2 बढ़ रहा था, यहाँ पे +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई बात हमारी बन नहीं रही है। हमें तो एपी कह रहा है कि भाई एपी होने के लिए सेम नंबर से बढ़ रहा होना चाहिए या घट रहा होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस दिखना चाहिए मेरे को, कि मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो मेरे को सेम नंबर हर जगह पे मिल रहा है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखो, 17, 14, 11, आगे ले लिया 8, 5, चलो एक ये नंबर ले लिया। ठीक, इसमें देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ए तो मैं फर्स्ट टर्म को बोल दिया, चाहे आप इसको ए बोलो चाहे इसको A1 बोलो, बात बराबर है। सेम इसी तरीके से जो सेकंड टर्म होगा उसको A2 से डिनोट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरीके से A3 थर्ड टर्म हो गया, और ऐसे करते जाएंगे। जो भी टर्म हमें बताना होगा उसके आगे एक नंबर लगा देंगे छोटा सा। ठीक, ऐसे ही 17 है। ठीक, 17 फर्स्ट टर्म है, यानी A1 या A जो है, A1 जो है 17 है। ठीक, A2 क्या है, 14 है। हमें डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करके। ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान रखो, A2 में से A1 माइनस करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकेंड मत माइनस करना, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है। तो A2 माइनस A1 करने पे ही हमारा D आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कि होगा, ध्यान दो, A2 है 14 और ये है 17, तो 14 में से 17 माइनस करना है, क्या आएगा, -3, यानी यहाँ से यहाँ जाते हुए -3 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा -3 आ रहा है। ये समझ आया? मैंने जानबूझ के नेगेटिव वाला एक एपी लिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से यहाँ पे चेक करो, 11 में से 14 माइनस किया तो भी -3, यहाँ से यहाँ किया 8 में से 11 गया तो भी -3, 5 में से 8 गया तो भी -3। लगातार वाला लेना। अब आप चाहोगे कि मैं 5 में से 11 माइनस कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या मेरे को -3 दिख रहा है, पूरे एपी में मेरे को एक कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, कॉमन नंबर दिख रहा है, सेम नंबर दिख रहा है। तो इस नंबर, ये नंबर के होने के कारण इसको मैं कॉमन डिफरेंस बोल दूंगा, कॉमन डिफरेंस बोल दूंगा। ये एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उसको डिनोट करते हैं डी से। A1, A2, A3, A4, A5 ये सब समझ गए, टर्म समझ गए, कॉमन डिफरेंस समझ गए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आओ, आप मुझे बताना कि ये एपी है या नहीं है। देखो आपके लिए एग्जाम्पल्स आ गए। एग्जाम्पल्स देखो, 3/2, 1/2। आपको ये बताना है कि ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं,
इसमें से इन तीन को तो आपको बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। और फोर्थ में मैंने आपको A दे दिया 10 और D दे दिया 5 और आपको 4 टर्म बना के बताने हैं। ठीक, एक AP बनानी है, उसके 4 टर्म बनाने हैं। चलो देखो, फर्स्ट टर्म इसको बताना है ये AP है या नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हो तो पॉज करके ट्राई करो। क्या होता है, एक AP के होने के लिए, एक AP के होने के लिए क्या क्या कंडीशन बताई है मैंने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म है, साथ में आपको एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, यहाँ से फोर्थ में से थर्ड कर दो, कोई भी एक टर्म में से उससे ठीक पहले वाला टर्म माइनस कर दो। तो फर्स्ट में से हम पहले वाला टर्म माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले और कोई टर्म नहीं है, तो हम सेकंड में से फर्स्ट कर सकते हैं, इसमें से इसको कर सकते हैं। और सारे सब डिफरेंस बराबर आना चाहिए, यानी कॉमन आना चाहिए। कॉमन आते ही आप समझ जाना कि ये एक AP है। आओ देखते हैं ये है या नहीं। तो ये यहाँ पे देखो, A क्या है, यानी A1 क्या है 3/2, A2 क्या है 1/2। चेक करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस सही है या नहीं, यानी A2 में से A1 माइनस करूँगा मैं कॉमन डिफरेंस के लिए, है ना। तो 1/2 माइनस 3/2 किया, क्या आ रहा है, LCM लेके माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 1। देखो कैसे, LCM लिया आया 2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3, ये होगा माइनस का 2/2 और ये होगा माइनस का 1। क्या ये दिख रहा है, ठीक है। माइनस का 1 आ रहा है इन दोनों के बीच में, माइनस का 1। अब इन दोनों के बीच में चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, सेम इसी तरीके से माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। साइन देखो, ये माइनस का 1/2 मैंने पहले लिखा है। A3 क्या है मेरे पास, A3 है माइनस का 1/2, ठीक। तो मैंने A3 को माइनस 1/2 लिख दिया, A3 को माइनस 1/2 लिख दिया और ये माइनस यहाँ लिखा, और A2 था, A2 है प्लस का 1/2 यहाँ लिखा। अब इसको भी LCM लेके सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। सेम इसी तरीके से A4 में से A3 माइनस करते हैं। A4 में से A3 माइनस करने पे अगर A4 में से A3 माइनस करने पे भी हमारा -1 आ जाए, यहाँ पे तो -1 आ गया, इन दोनों पे भी -1 आ जाए, मतलब ये एक AP है। आओ देखो कैसे करेंगे। A4 है -3/2, A3 है -1/2। A4 माइनस A3 करो, क्या आएगा, A4 माइनस A3 करो, किसके लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए। माइनस का 3/2 है। अब देखो A4 है माइनस का 3/2, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, A4 है माइनस का 3/2, फिर अब ये वाला माइनस मेरे को यहाँ पे पुट करना है, मैंने कर दिया। और A3 क्या लिखूँ मैं, सिर्फ 1/2 मत लिखना, माइनस का 1/2 लिखना। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये माइनस मैंने यहाँ पे फॉर्मूले वाला पुट किया है, मेरे को फॉर्मूला कह रहा है एक माइनस लगाओ, और एक माइनस मेरे पास पहले से है इस नंबर में, तो मेरे को दोनों पुट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, क्या ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ प्लस लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3/2 माइनस का और ये प्लस का, इसको सॉल्व करोगे तो भी माइनस का 1 आ रहा होगा और ये भी -1, यानी ये एक AP है। क्या ये समझ आया, ये एक AP है, इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब देखो ये AP है, बहुत अच्छी बात है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं कि क्या ये AP है या नहीं। अब सेकंड पार्ट देखो, मेरे को बताना है कि ये AP है या नहीं, ठीक है। देख लेते हैं क्या था, A1 है 2, A2 है 4, कोई भी लगातार दो में से आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, यानी 2 में से 1 करो, 3 में से 2 करो, 4 में से 3 करो, ऐसे ही एक आगे वाले में से एक पहले वाला टर्म माइनस कर दो। इन दोनों में से 4 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 2। साइन ध्यान से देखते रहना। 8 में से 4 माइनस करूंगा तो प्लस का 4। यही गड़बड़ हो गई। देखो मेरे को चाहिए था कॉमन डिफरेंस, AP के होने के लिए मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो कॉमन डिफरेंस जो पूरे AP में जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करूं किसी भी दो कंसेक्यूटिव लगातार दो टर्म को तो सेम आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 4 आ रहा है, यानी ये एक AP नहीं हो सकता। फिर भी आपके लिए मैं इन दोनों को भी माइनस करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 8। अब तो ये बिल्कुल भी AP नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे ही आपका एक भी डिफरेंट अलग आ जाए, डिफरेंट आ जाए, आप तभी आगे का छोड़ सकते हो, क्यों आप बोल दोगे ये एक AP नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये एक AP नहीं है। थर्ड देखो, ये कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, हार्ड लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी है। देखो पहला टर्म है 3, बिल्कुल ठीक।
a है 3, a2 है 3 प्लस रूट 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 किया, क्या ये 3 कट गया, क्या बचेगा, सिर्फ रूट 2 बच रहा है। तो यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ रूट 2 का अंतर है। ये बेसिक मैथ्स है यहाँ तक। सेम इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। कैसे करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ये देखना 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है और 3 प्लस रूट 2 है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ये होल ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से ये पूरा माइनस होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आगे माइनस का साइन लगाऊं तो ये सिर्फ माइनस का होगा और ये ऐड हो रहा है, लेकिन मेरे को ये पूरा माइनस करना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। ठीक, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ 3 माइनस करते हैं। अब देखो ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये माइनस दोनों के साथ आएगा 3 माइनस रूट 2, ये 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे अगर 2x होता माइनस x होता तो आप क्या लिखते हैं, ओनली x। इसी तरीके से 2 रूट 2 माइनस रूट 2 ये आएगा ओनली रूट 2, ओनली रूट 2। ठीक, यानी यहाँ पे भी रूट 2 है। सेम इसी तरीके से 3 प्लस 3 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 आएगा ओनली रूट 2। और क्या ये सेम है? देखने में हार्ड लग रहा था लेकिन ये हार्ड नहीं है। इसके लिए आप अपनी नोटबुक निकालो, उस पर एक बार ट्राई करो। एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और एपी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आगे क्लास तक आते रहते हैं और ये इतना आसान टॉपिक है कि आपको ये आगे के क्वेश्चंस आपके माइंड में निकल जाएंगे ये सब। देखो अब मेरे को कह रहा है मेरे को 4 टर्म्स बना दो, 4 टर्म दे दो एपी के, जहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है और डी है 5, कॉमन डिफरेंस 5। क्या ये हो जाएगा आपसे? क्या ये हो जाएगा आपसे? देखो ए है 10, डी है 5, पहला टर्म 10 है यानी मैं पहला तो 10 ही लिख देता हूँ। फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं मुझे। सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस है तो मैं पहले टर्म में इतना ऐड कर देता हूँ। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो यहाँ पे इसमें से ये माइनस करने पे -1 आ रहा था, यानी मेरे पास पहला एक नंबर है, उसमें मैं ये जो कॉमन डिफरेंस आया मैं उसी में ऐड कर दूँ तो मेरे पास अगला नंबर आ जाएगा। देखो देखो समझो, अच्छी तरह से समझो। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं एक एपी लिख रहा हूँ 2, 4, 6 और 8। अब मेरे को ये पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2 है, लेकिन मैं आपको इतना कहूँ कि मेरे को सिर्फ पहला टर्म 2 पता है और डिफरेंस +2 पता है, तो क्या मैं इस डिफरेंस को इसमें प्लस कर दूँ तो 4 आ जाएगा? क्या मैं उस डिफरेंस को इसमें प्लस कर दूँ तो 6 आ जाएगा? तो मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उसको एक पहले वाले टर्म में प्लस करते जाओ, अगला टर्म आता जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? समझ आ रहा है? ठीक है, 10 आया पहला टर्म, जो अगला नंबर आएगा वो इसमें कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर दोगे आ जाएगा। दूसरा तरीका समझने का ये देखो कि आप से सेकंड टर्म पूछ रहा है तो आप सेकंड टर्म ऐसा क्या रखोगे जिसमें से जब पहला टर्म माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। समझने के लिए कह रहा हूँ। दूसरा टर्म ऐसा क्या रखोगे जिसमें से पहला टर्म माइनस कर दोगे तो 5 आएगा। तो या नॉर्मल सी बात है 15 रखेंगे, 15 में से 10 माइनस करने पे 5 आ रहा है, यानी 10 में +5 किया तो 15 आ गया। सेम 15 में +5 किया तो 20 आ गया, 20 में +5 किया तो 25 आ गया। हमारे पास 4 टर्म आ गए एपी के। अब हम एपी बनाना भी सीख गए। क्या अब हम एपी बनाना सीख गए? एपी बनाना सीख गए। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ गए। अब देखो जो मैंने बताया उतना, अब उसके बेस पे क्या कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ वो देखो। मैं कह रहा हूँ अब एक एपी हम खुद से बनाते हैं बिना नंबर के। देखो पहला टर्म मुझे दे दिया ए, जो मैंने आपको बताया था डिनोट करना। पहले टर्म को मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा? देखो अभी पिछले जस्ट एग्जांपल में मैंने बताया, अगला टर्म जो कॉमन डिफरेंस था वो इसमें प्लस कर देंगे पहले टर्म में तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म वो ए है और सेकंड टर्म के लिए या कॉमन डिफरेंस लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। तो सेकंड टर्म के लिए मुझे ए में डी प्लस करना पड़ेगा, जस्ट पिछले एग्जांपल में किया, बिल्कुल ठीक। चलो अब ए में +d कर दिया। अब देखो थर्ड टर्म के लिए
क्या मेरे को सेकेंड टर्म में ही डी ऐड करना पड़ेगा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ भी था, इसको फिर एग्जांपल लेके समझो। 3 में मैं कह रहा हूँ A3 है और कॉमन डिफरेंस आपका 5 है, तो सेकेंड टर्म के लिए 3 + 2 यानी 5 कर देंगे। थर्ड टर्म के लिए 5 + 2 यानी 5 में ही ये डिफरेंस आप ऐड कर रहे हो, तो ये 7 हो जाएगा। ऐसे ही A में कॉमन डिफरेंस प्लस किया तो A + D, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस किया तो A + 2D। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये थर्ड टर्म है। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, देखो एक टर्म और ऐड कर लो। चौथा टर्म अगर लिखना हो तो मेरे को इसमें फिर D प्लस करूँगा यानी A + 3D हो जाएगा, ठीक। और ऐसे बढ़ता जाएगा, मेरे को जितने टर्म लिखने हैं मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ऐसे लिखते हैं। अब मैं लिखता हूँ जो पहला टर्म है A1, जो है A1 क्या है? A है, चलो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, कोई बात नहीं। A2 है, A2 के लिए मैंने A + D लिखा, बिल्कुल ठीक, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या किया मैंने यहाँ पे A2 में मैंने क्या किया, जो पहला टर्म था यानी A1 + D मैंने कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब A3 के लिए, A3 हमारे पास A + 2D, A + 2D। ये A + 2D बना कैसे? मैंने A + D में यानी A + D में D प्लस कर दिया, सेकेंड टर्म में D प्लस कर दिया, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A2 में मैंने D प्लस कर दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? समझ आ रहा है? देखो A + 2D में मैंने A + 2D में D प्लस किया, A + 2D जो आया वो कैसे आया? A + 2D आया, A + D में मैंने D पुट किया। D पुट करने के लिए देखो A2 जो था ये A2 है, इसमें मैंने D पुट किया तो मेरे पास A3 आ गया, बिल्कुल ठीक। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान दो, मैं समझा रहा था कि मैं 3, 6 या 3, 5, 7, 9, इसमें देखो 3 में +2 किया तो 5 आ गया, ठीक है, +2 किया तो 5 में +2 किया तो 7 आ गया। तो मेरे को 3 से अगर 7 जाना हो तो मैं 2 बार ये प्लस कर दूं? नहीं समझे? देखो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 5 आ गए +2 पे, 5 से 7 गए फिर से +2 पे, तो मेरे को डायरेक्ट 3 से 7 आ रहा है, तो मेरे को 3 पे 2 बार मैं ये +2 कर देता हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा? सेम इसी तरीके से इस 3 से 9 पे जाना हो तो मैं 3 बार +2 कर दूंगा। समझ आ रहा है? तो मैं 3 बार +2 कर दूंगा तो 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, मैं डायरेक्ट 9 पे आ जाऊँगा। इसी तरीके से A3 जो है मैंने A2 + D लिख दिया, सेकंड में मैंने प्लस कर दिया D। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं पहले टर्म में ही यानी A1 में ही यानी A में ही 2 बार D प्लस कर दूँ, 2 बार D प्लस कर दूँ, यानी 7 को मेरे को बनाना था तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले टर्म में मैंने 2 बार D प्लस किया, 2 बार 2 प्लस किया, तो 2 बार D को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 + 4 7 आ गया। सेम ये समझ आया? अब A4 देखो, A4 जो है कैसे बनेगा? क्या है A4? A + 3D। समझो देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, A + 3D। ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा आपको, इतना समझ आ गया तो। A4 जो है वो A + 3D यानी A + 3D आ गया। A + 3D को मैं, ये आया कैसे? मैंने इस टर्म में D जोड़ दिया, इससे ठीक एक पहले वाले में मैंने D ऐड कर दिया, तो इससे ठीक एक पहले वाला क्या था? A3 था, इसमें D जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो है A3 + D जो आया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A में ही मैंने 2 बार D जोड़ा तब मेरे पास A3 आया, यानी A में ही मैंने 2 बार जोड़ा यानी तो A3 आया। और चौथा यानी A4 आने के लिए मैंने इसमें 1 बार D जोड़ा, 2 बार D जोड़ा और 3 बार D जोड़, इसलिए मैं इसको A में मैंने कितना जोड़ा? 3 बार D, 3 बार कॉमन डिफरेंस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पहले टर्म कुछ नहीं, दूसरा टर्म कुछ नहीं, तीसरे टर्म में मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं A + 2D यानी दूसरे टर्म में मैं 1 D प्लस किया तो मेरे पास तीसरा आ गया। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मैं पहले में ही 2 बार D प्लस कर दूँ। समझ आ रहा है? ऐसे ही A4 है, A4 आ तो रहा है A + 3D यानी पहले में A + 3D आ रहा है। देखो यही बात यहाँ पे घूम फिर के आ रही है, ठीक। A + 3D, तो A + 3D आया कैसे? मैंने थर्ड टर्म में D प्लस किया तो इसलिए A + 3D आया। जो फोर्थ टर्म आता कैसे है? A3 + D, थर्ड टर्म में D प्लस किया। लेकिन मैं ये इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मैं पहले टर्म में ही 4 यानी 3 बार जो है D प्लस कर दूँ, A + 3D आ जाएगा डायरेक्टली। एग्जाम्पल से समझो, देखो
मैं कह रहा हूँ, ये बात समझ गए? देखो अब एग्जाम्पल से समझो। मैं लिख रहा हूँ 7, 10, 13, 16, 19, ये एक AP है, ठीक है। अब देखो देखो, क्या इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 3 है, सब में 3 का डिफरेंस है, ठीक। तो A1 जो है वो 7 है, यानी A 7 है। तो दूसरा टर्म बनाने के लिए A2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7 में 3 जोड़ रहा हूँ और आ जाता है 10। A3 के लिए मैं 10 में 3 जोड़ के बना ही सकता हूँ। क्या मैं 7 में पहले टर्म में ही 2 बार 3 जोड़ दूँ, यानी 2 बार 3 जोड़ दूँ तो बन जाएगा 13। देखते हैं, 7 + 2 × 3 6, क्या ये आ रहा है 13? हाँ, बन तो रहा है। ऐसे ही A4 यानी 4th टर्म के लिए अगर मैं पहले टर्म में ही 3 बार D जोड़ दूँ, 1 बार 2 बार 3 बार जोड़ दूँ तो क्या 16 आ जाएगा? चलो चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस 3 का है, यानी 7 + 9 16 तो आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस तरीके से ये समझो। अब देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला बताने जा रहा हूँ मैं, और कैसे आया वो भी समझो। ये है nth टर्म के लिए फार्मूला। ये क्या बता रहे हो? देखो nth टर्म, क्वेश्चन आ गया, आपको आधी अधूरी AP दे दी, 3, 5, 7, 9, अब बोल दिया बताओ 12th टर्म क्या होगा। अब एग्जाम में आप इसके आगे खुद से लिखने थोड़ी बैठ जाओगे, चलो 12th निकाल लोगे, मैं बोल दूँ 112th टर्म कैसे आएगा, तो आप ये खुद से बना नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला आया वो कैसे होगा? देखो ये कहता है, मैं आपको पिछली जो लाइन लिखी मैंने, जो पहले लिखा कि A1 को मैंने A+A लिखा, A2 को मैंने A+D लिखा, A3 को कैसे लिख सकते हैं? A+2D लिख सकते हैं, बताया था अभी। A4 को क्या लिख सकते हैं? पहले A में 3 बार D जोड़ दो, और ऐसे ही चलता जाएगा। A5 को A+4D लिख सकते हैं। कुछ पैटर्न इसमें भी आपको नोटिस हो रहा है क्या? A1 यहाँ तक तो ठीक है, देखो यहाँ पर भी समझो, अगर 1 पहला टर्म है, A1 है पहला टर्म है, तो D कितना है? पहले में D है ही नहीं, 0 है। अगर A2 है तो D 1 है, A3 है तो D के साथ 2 है, A4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यानी जो भी टर्म है उससे ठीक एक कम हमारे पास D आ जाता है। ये मेरे को पैटर्न विजिबल हो रहा है। तो क्या मैं इसका नॉर्मल nth फॉर्मूले वाला टर्म, nth टर्म वाला, देखो nth टर्म, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मैं इसको डायरेक्टली एक फार्मूला बनाना है, मैं AN लिख दूँ। एक ऐसा फार्मूला बनाना है जहाँ पे मैं 1 2 3 कुछ भी रखूँ तो मेरे पास डायरेक्टली फार्मूला आ जाए। तो AN रख दिया, मतलब मैं N की जगह कुछ भी रखूँ ऐसे में ही, इज इक्वल टू A, सब में A कॉमन दिख रहा है, यानी A तो होगा ही इस फॉर्मूले में, प्लस अब देखो मैं यहाँ 2 रख रहा था तो 2 से 1 कम D, 3 रख रहा था 2, 4 रख रहा था तो 3, 5 रख रहा था तो 4, यहाँ N रख रहा हूँ तो क्या आएगा? N-1, एक कम। क्या ये दिख रहा है? 5 में 4, 4 में 3, 3 में 2, और N रख रहा हूँ, N रखा मैंने तो N-1, और ये D तो सब में ही है। क्या इतना विजिबल है? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। समझ आ रहा है ये कैसे बना? AN का फॉर्मूला A + N-1 × D कैसे बना, ये इतना समझ में आ रहा है? देखो अब आप इसमें ये कुछ भी पुट करके देख लो। चलो आपके वेरिफिकेशन के लिए 4th नंबर पुट करते हैं, तो मेरे को A4 रख दिया मैंने N की जगह, ठीक। तो क्या आ जाएगा? A + 4 - 1 कितना होता है? 3D। क्या ये सेम है? देख लो, कोई भी अब रखो, आपको बस फॉर्मूला अब याद रखना है। AN = A + N-1 × D, AN = A + N-1 × D। याद करो, 5 बार बोलोगे खुद याद हो जाएगा, 5-7 बार बोलोगे याद हो जाएगा। AN = A + N-1 × D, AN = A + N-1 × D। अब कुछ क्वेश्चन देखो, आपको एक AP दे दिया, चलो देखो आपको एक AP दे दिया 19, 21, 23, 25, 27, और बोल रहा है इसका मुझे 11th टर्म बताओ। अब इसके आगे आप करने तो नहीं बैठोगे, बिल्कुल नहीं, तो मेरे पास फॉर्मूला सामने है तो मैं अब इसको बना सकता हूँ। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को समझो। इसमें A क्या था? फर्स्ट टर्म, ये याद है? फर्स्ट टर्म। N क्या है? ये जो N यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ये N है। कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि N और AN में अंतर नहीं समझ पाते। N है नंबर ऑफ टर्म्स,
उस AP में कितने टर्म है ये उसका n है। अभी देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूँ इतना ही AP है तो इसमें 5 टर्म होंगे, बट इसमें अभी हमें नहीं पता, हमें बोल रहा है 11th टर्म बताओ। बिल्कुल ठीक, निकालेंगे। D आपको पता है कॉमन डिफरेंस है। AN क्या होता है? AN सबसे बड़ी बात समझो, AN होता क्या है? AN होता है यानी ये nth टर्म, यानी A4 अगर है तो 4th टर्म, A5 है तो 5th टर्म। वो टर्म क्या है ये बताओ। 5 टर्म नहीं, AN का मतलब n टर्म नहीं, वो n वाली टर्म है कौन सी, वो n वाली टर्म है कौन सी। इसमें अगर मैं बोलूँ A3 बताओ तो वो 3rd टर्म है कौन सी, वो 23 है, ये बताना है, ये नहीं कि 3 टर्म है। समझ आया AN ये सब फॉर्मूले का मतलब। ऐसे ही मुझे 11th टर्म बताना है तो ठीक है, 11th बताना है तो यानी A11 बताना है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं A11 बताना है, इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1, n है 11 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला मेरा बन गया तैयार, A प्लस 10D। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे A आप पुट कर दो, A कितना है दिख रहा है? नहीं दिख रहा? देखो मैं फिर से लिखता हूँ, देखो 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 देखो, यहाँ पे A11 बताना है, A11 है A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 था, मैंने 11 माइनस 1 कर दिया। ठीक, अब A प्लस 10D हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे पुट कर दो, A क्या है? पहला टर्म है 19 प्लस 10D, तो 10 इंटू डी निकाल लो। डी तो आपको अपने आप निकाल सकते हो, ये तो आपको समझ आ गया। इन दोनों इसमें से इसको माइनस किया, कोई भी एक उठा के। क्वेश्चन वाला अगर आपको दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है टर्म बताओ, तो क्वेश्चन वाला आपको AP बना के ही दे रहा होगा, उसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें हर एक टर्म में माइनस करके देखो। कोई भी 2 टर्म उठाओ, माइनस करो, आपके पास आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बताओ AP है या नहीं, तो हाँ वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है टर्म बताओ, तो क्वेश्चन बनाने वाला आपको AP बना के ही दे रहा है। यहाँ पे कोई भी 2 टर्म में से माइनस करो, 23 माइनस 21 आएगा 2, 25 माइनस 23 आएगा 2, कोई भी 2 टर्म में से माइनस कर लो लगातार वाले में से। तो D रख दिया मैंने 2, क्या आएगा? 19 प्लस 10 टू जा 20, क्या आया? ये आया 39, या आ गया। अब मैं बैठे बैठे 11th टर्म निकाल सकता हूँ। क्या मैं अब बैठे बैठे 11th टर्म निकाल सकता हूँ? बिल्कुल ठीक, निकाल सकता हूँ। अब मैं चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ AP दे दिया 2 7 12 17 22, ठीक है, ये AP दे दिया और आपको बोला है बताना है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, हमें नहीं बताया कहाँ तक। आपको बताना है कि 301 इसका टर्म है या नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। कैसे बताएंगे? देखो, ये 301 अगर इसके टर्म में आता है तो कहीं ना कहीं इस AP में आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक। तो क्यों ना उस AP तक मैं उस AP को वो nth टर्म मान लूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि इस AP में वो n नंबर पे यानी nth टर्म पे 301 आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं लिखूं इस AP में अगर 17 आ रहा है तो यहाँ पे 4th नंबर पे 17 आ रहा है, तो मैं A4 17 लिख रहा हूँ। ऐसे ही 301 आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा, तो मैं n मान लेता हूँ कि n नंबर पे AN जो है वो 301 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक। फॉर्मूला लगा दो अब सीधा सीधा, जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉर्मूला पढ़ा है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN है 301, इस बार AN दे रखा है 301, n निकालना है। पूछ रहा है टर्म कौन सा है। अगर टर्म है तो n निकल जाएगा, टर्म नहीं है तो n नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? देखो 301 A रखा, पहला टर्म है 2 प्लस n हमें पता ही नहीं है, यहीं छोड़ दो। D है, इसमें से इसको 7 में से 2 माइनस किया 5, 12 में से 7 माइनस किया 5, कोई भी 2 टर्म उठा के माइनस कर लो, यहाँ पे आया 5। बिल्कुल ठीक। अब या तो आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या देखो 301 इस 2 को LHS में ले आओ, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या दिख रहा है? इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। बिल्कुल ठीक। इन दोनों को माइनस किया, कितना आ रहा है? 299 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। हाँ, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अंदर से 5n माइनस 5 लिख सकते हो, बट देखो जो काफ़ी कम टाइम लगे जिससे आपको भी ईजी लगे मैं वो समझा रहा हूँ। 299 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये लिखा आ गया। ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इस 5 को डायरेक्टली इस तरफ लेके आ जाता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा।
बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से 299/5 ये कट तो नहीं रहा, इज इक्वल टू n-1 है, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस करने के बाद चलो प्लस कर लेते हैं, 304/5 आएगा एलसीएम लेके प्लस करोगे तो आप, ठीक है। इन दोनों को आप देखोगे कि n जो आया, n की जो वैल्यू आई वो 304/5 आई है, 304/5 आई है। तो क्या ये पॉसिबल है n की वैल्यू, क्या मैं इस टर्म में ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे को 1.5वां नंबर बताओ, 1.5 वाला नंबर बताओ? क्या आप ऐसा बता सकते हो कि मेरे को 2.3 वाला नंबर बताओ, 2.3 टर्म जो भी होगी वो नंबर बताओ? नहीं, टर्म्स हमेशा नंबर में होगी। मैं पूछूंगा 1 बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, ऐसे तो कोई टर्म नहीं आएगी। तो ये करने पे हमारे पास जो है पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यानी अगर n पॉइंट में आ रहा है तो 301 इसका टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई टर्म है ही नहीं इस ईपी में। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? एक लास्ट एग्जांपल देख लो। क्वेश्चन है हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। कैसे पता चलेगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी कितने हैं 2 डिजिट के नंबर। अब कईयों को डिजिट कितने होते हैं, डिजिट कैसे पता चलेगा ये नहीं पता होता। देखो जो नंबर लिखा होता है, मान लो 441 है, इसमें जितने नंबर होंगे 3 है तो 3 डिजिट का नंबर है। ऐसे ही 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे कि वो 3 से डिवाइड होते होंगे। कैसे करेंगे? देखो 3 से डिवाइड होते होंगे तो 3 की टेबल में आ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक। 3 से डिवाइड कौन होगा? जो 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल लिख दो, 3, 6, 9, 12 और ये चलता जाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ध्यान दो, कह रहा है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो क्या ये शुरू के 3 नंबर 2 डिजिट के हैं? नहीं है, ये सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट यानी 1 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से। तो 12 के बाद 15 आ रहा है, यानी और 18 आ रहा है और ये चलता जाएगा। और देखो सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता हो वो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये आ गया लास्ट। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। इससे बड़ा 100, ये वो तो 3 डिजिट में आ गया। तो 99 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? ये चेक कर लो आप पहले। 3 से डिवाइड हो रहा है 33 पे, यानी 99 इसके में लास्ट टर्म आ जाएगा। अगर 99 नहीं हो रहा होता तो हम चेक करते इसके आसपास कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इससे छोटा बड़ा कर लेते तो वो 3 डिजिट में आ जाता, बिल्कुल ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो हमें पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कितने नंबर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। पहला टर्म यानी ए पता है, हमें कॉमन डिफरेंस अभी निकाल लेते हैं। 15 में से 12 गए 3 आ गया, जिसका टेबल है उतना ही कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म भी पता है, an भी पता है 99, बिल्कुल ठीक। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लिखो 99, an है 99 इज इक्वल टू a है 12 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n हमें निकालना है, n-1 इंटू डी, यही तो निकालना है कि कितने टर्म से कितने नंबर डिवाइड होंगे। तो n हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। d दे रखा है, d हमने अभी निकाला 3 है, बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं, इसी को पहले हम ले आके माइनस कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, 12 प्लस 3n-3 करके कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ 99 में से माइनस कर लो 12 को, इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, बिल्कुल ठीक बात। 99 में से 12 चले गए, 99 में से 12 चले गए 87 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, बिल्कुल ठीक। ये 3 इधर ले आता हूँ, 87/3 यानी डिवाइड, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में इसलिए इधर ले आया, इज इक्वल टू n-1। क्या ये डिवाइड हो रहा है? देखो चेक करो, 3 2 6 और 9 ये आ गया डिवाइड करने पे, और n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 जो कि हो जाता है 30, n आ गया 30, यानी टोटल 30 नंबर ऐसे होंगे, टोटल 32 डिजिट नंबर। क्वेश्चन कह भी रहा है 2 डिजिट नंबर बताने, हमने 2 डिजिट नंबर फाइंड कर दिए। अब ये चुटकियों का खेल हो गया और अब हम तुरंत बता सकते हैं कोई भी ए पे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर देखो अब इसी क्वेश्चन में एक बदलाव कर देता हूँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? चलो अब आपका टेस्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं बदलाव कर देता हूँ, 3 की जगह मैं 7 लिख देता हूँ। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट करना कि 7 से कितने 2 डिजिट नंबर, या और चेंज करूँ तो देखो इधर मैं चेंज करके लिख देता हूँ 3 डिजिट नंबर,
कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे ये मुझे बताना। ध्यान रखना कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता कहाँ से है, और जहाँ से स्टार्ट होता है क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 डिजिट नंबर में सबसे पहला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आप पहला टर्म बनाओगे, फिर सेकेंड थर्ड लिखोगे और लास्ट टर्म भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसका आंसर आप कमेंट डाउन करना। और इस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पूरा AP का फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D, कुछ भी करके इस फॉर्मूला को याद कर लो। ये फॉर्मूला बनाना मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, इस फॉर्मूले को याद कर लो जैसे तैसे करके। ठीक, इस फॉर्मूले सिर्फ एक फॉर्मूले पे आपके 5.2 पूरी की पूरी बन जाएगी, पूरी की पूरी बन जाएगी। ठीक, और नेक्स्ट पार्ट में हम सम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।